आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है इफ ए फीमेल इंडिविजुअल इज विद स्मॉल राउंड हेड। तो कह रहा है कि कोई फीमेल इंडिविजुअल है यानी बच्चा है, उसका जो हेड है, सर है, वो राउंड है और स्मॉल है। फरोड टंग, जो उसकी जीभ है वो खुरदुरी है। पार्शली ओपन माउथ, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है। एंड ब्रॉड पाम, हथेली चौड़ी है। विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रेज, और उसके हाथों में पाम क्रेज है। आल्सो द फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। तो फिजिकल साइकोमोटर और मेंटल जो डेवलपमेंट है, विकास है उसका, वो रिटार्डेड है यानी कम विकसित है। तो द कैरियोटाइप एनालिसिस ऑफ सच एन इंडिविजुअल विद शो। तो ध्यान दीजिए, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि सारे कैरेक्टर डाउन सिंड्रोम के हैं। देखिए एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो डाउन सिंड्रोम से संबंधित जो बच्चा है उसमें फ्लैट बैक हेड, पीछे का जो सर है वो चपटा है। ब्रॉड फ्लैट फेस, जो फेस है वो चपटा और चौड़ा है। और मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, फिंगर टिप में बहुत सारे लूप पाए जाएंगे। और पाम क्रेज पाया जाएगा। बिग एंड रिंकल्ड टंग है, जीभ लंबी होगी और खुरदरी होगी। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, और उसके दिल में माँ के गर्भ से ही कोई न कोई समस्या होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में हैं? डाउन सिंड्रोम के केस में है। और बाकी जो बातें नीचे लिखी गई हैं ये सब हम लोग ऊपर क्वेश्चन जो पढ़े थे वहाँ भी पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। 21 नंबर क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होना डाउन सिंड्रोम से संबंधित है, इसलिए यही विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। कैरियोटाइप इज ए प्रिपरेशन ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम इन ए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और सेल। तो ट्राइसोमी ऑफ 21, इसी को डाउन सिंड्रोम कहते हैं, इज प्रेजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल 21st क्रोमोसोम। तो 21वें नंबर वाले क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाएगी, यानी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा। दिस इज ए टाइप ऑफ एन्यूप्लॉइडी, ये एन्यूप्लॉइडी के एक टाइप है, यानी 2n+1। डिप्लॉइडी वैसे द्विगुणित होते हैं हमारे क्रोमोसोम, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया है तो +1 लिखा गया है। एन्यूप्लॉइडी इज ए रिजल्ट ऑफ फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। एन्यूप्लॉइडी में कंडीशन क्या होती है कि जो गैमीट बनते समय अलग अलग क्रोमोसोम जाते हैं तो उस समय सेग्रीगेशन के समय गड़बड़ी आ जाती है, नॉन डिसजंक्शन हो जाता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। मियोसिस फर्स्ट या सेकंड में ये घटनाएं होती हैं, उसकी वजह से ये समस्या आती है। तो ये पहला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है। कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग द सिंबल यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस। ध्यान दीजिए, हमको इनकरेक्ट बताना है, भूल से करेक्ट वाला लग जाता है। तो जब भी इनकरेक्ट पूछेगा तो हमें थोड़ा सावधानी से काम करना है कि हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, देखते हैं इनकरेक्ट कौन सा है। तो सारी चीज़ें हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। तो पहले नंबर पर देखिए पेरेंट विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, ये करेक्ट है कि ये पेरेंट है मेल फीमेल, और ये बच्चा उनका जो है बीमारी से ग्रस्त है, इसलिए इसको कलर्ड दिखाया गया है। तो पढ़ चुके हैं। अब ये अगर इस तरह से स्क्वायर तो बनाया जाता है, लेकिन अगर इस तरह बना दिया जाए तो सेक्स अनस्पेसिफाइड हो जाता है। ये देखिए एनसीईआरटी में बना है, ये मेल है ये फीमेल है, सेक्स अनस्पेसिफाइड है।
तो ये हो जाएगा। और ये पर अफेक्टेड इंडिविजुअल कलर्ड है तो अफेक्टेड रहेगा। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये मैटिंग को दर्शाता है। स्क्वायर वाला मेल है और ये फीमेल है। और ये हमारा दिखाता है मैटिंग बिटवीन रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों के साथ संभोग जब होता है तो ये डबल लाइन खींची जाती है, कॉन्सिग्यूनस मैटिंग। लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सिग्यूनस मैटिंग दिखा रहा है, जबकि डबल लाइन होना चाहिए, तो डी वाला ही हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स कॉन्सिग्यूनस मैटिंग, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है नॉर्मल गर्ल हुज मदर इज हीमोफिलिक मैरिड ए मेल विद नो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ हीमोफीलिया। तो कह रहा है एक सामान्य लड़की है जिसकी मम्मी को हीमोफीलिया है, हीमोफिलिक कैरियर है उसकी मम्मी। कह रहा है मेल विद नो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ हीमोफीलिया, एक व्यक्ति है और उसमें किसी भी प्रकार की उसकी पूर्वजों में हीमोफीलिया के लक्षण नहीं, कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं। तो कह रहा है व्हाट विल बी द पॉसिबल फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो इनसे उत्पन्न बच्चों का फिनोटाइप क्या होगा, ये हमको बताना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बता रहा है वैसा हम करते चले जाएंगे और उसके आधार पर हमारे पास रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए, कह रहा है नॉर्मल गर्ल हुज मदर वाज हीमोफिलिक, एक सामान्य लड़की है जिसकी माँ में हीमोफीलिया नामक बीमारी है। तो हीमोफीलिया इज ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। हमको पता है कि जो हीमोफीलिया है वो एक्स क्रोमोसोम में होती है और वो भी अप्रभावी लक्षण है, रिसेसिव डिजीज है। इसका मतलब है कि किसी एक क्रोमोसोम में होगी उसी तरह के, अगर 2 क्रोमोसोम हो तो किसी एक में होगी तो हमको बीमारी नहीं समझ में आएगी। जैसे मेंडल के मटर वाले पौधे के एक्सपेरिमेंट में लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोग पढ़ते थे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी होता था, तो चूंकि कैपिटल टी डोमिनेंट था तो भी पौधा लंबा ही होता था, लेकिन स्मॉल टी होता था तो पौधा बौना होता था, क्योंकि स्मॉल टी रिसेसिव है। तो जब तक दोनों एक ही तरह के नहीं होंगे तब तक लक्षण प्रकट होंगे, अगर दोनों एक ही तरह के हैं तो रिसेसिव में लक्षण प्रकट नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि XHX जीनोटाइप हो जाएगा। ऑफ डाटर एज सी रिसीव 1XX फ्रॉम मदर। अब ध्यान देना है कि उसकी मम्मी जो है में क्या है, कैरियर है, वो मदर इज हीमोफिलिक कैरियर। तो जाहिर सी बात है कि मदर हीमोफिलिक कैरियर है तो मम्मी में हीमोफीलिया का जीन है, लेकिन चूंकि वो रिसेसिव है इसलिए शो नहीं हो रहा। तो इससे उसकी बच्ची में आने की संभावना है। तो इस तरह से इसके 2 गैमीट बनेंगे और अगर ये बच्ची में चला गया तो बच्ची में XHX हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दिखाया जा रहा है कि नॉर्मल गर्ल हुज मदर वाज हीमोफिलिक, हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। तो XHX इज जीनोटाइप ऑफ डॉटर एस सी रिसीव 1XX फ्रॉम मदर। तो मदर से वो एक XH यानी हीमोफिलिक जो जीन है उसको प्राप्त कर लेगी, क्योंकि उसकी माँ कैरियर है। तो ये XHX डॉटर हो जाएगी। और नॉर्मल मेल है तो XY उसका होगा। और इसमें बताया गया है कि उसके पुराने पूर्वजों में किसी भी प्रकार की हीमोफीलिया की कोई हिस्ट्री नहीं है, एकदम ये मतलब प्योर है। तो ये XY हो जाएगा। अब इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो इसको हम थोड़ा ऐसे बना लेते हैं तो आसान रहेगा समझने में।
तो ये एक्स वाई हो जाएगा मेल, और ये एक्स एच, और एक्स फीमेल हो जाएगी, तो ये एक्स एच एक्स हो जाएगा, ये एक्स एच वाई हो जाएगा, ये एक्स और एक्स हो जाएगा, ये एक्स और वाई हो जाएगा, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर देखें, यही एक्स एच वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई। तो ये देखिए एक्स वाई यानी नॉर्मल है, और वाई है तो सन होगा। एक्स एक्स नॉर्मल है क्योंकि कोई हीमोफीलिया का जीन नहीं है, और एक्स एक्स में डॉटर होती है तो नॉर्मल डॉटर हो जाएगी, और ये एक्स एच वाई है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दूसरा एक्स नहीं है। जब एक ही तरह के क्रोम, जैसे स्मॉल टी होता था तो पौधा बौना होता था, क्योंकि दोनों स्मॉल टी। यहाँ पर एक ही एक्स है, इसलिए लक्षण प्रकट होगा, क्योंकि वाई उसको दबा नहीं पाएगा, तो हीमोफिलिक शन होगा। और यहाँ पर देखिए एक्स एच एक्स, ये डॉटर है, पुत्री है, तो चूंकि दूसरा एक्स है तो इसके लक्षण को दबाएगा, तो ये कैरियर रहेगी, वाहक रहेगी, इसमें लक्षण प्रकट नहीं होगा। जब दोनों में एक्स में एच होता तो प्रकट होता, क्योंकि रिसेसिव है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, बी और सी ओनली। तो बी में है हीमोफिलिक सन एंड कैरियर डॉटर, नॉर्मल डॉटर एंड नॉर्मल सन। तो यही निकल के हमारा आया है, नॉर्मल डॉटर नॉर्मल सन है, कैरियर डॉटर और हीमोफिलिक सन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमने कर लिया। अब 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है यक्स जीरो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन। तो यक्स जीरो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें पाया जाता है? तो ये सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, ग्रॉस हॉपर में। ये एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ग्रॉस हॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स जीरो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच द मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम। तो जो मेल होता है उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम में, ऑटोसोम को छोड़ के। वेयर एज फीमेल हैव ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जबकि जो फीमेल होती है उसमें एक्स क्रोमोसोम के जोड़ा होता है, यानी एक्स एक्स होता है सेक्स क्रोमोसोम में, ऑटोसोम को छोड़ करके। तो ये चीज़ निकल के सामने आती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में लिखा है, इन द अबव डिस्क्रिप्शन यू हैव स्टडीड अबाउट टू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म, दैट इज एक्स जीरो टाइप एंड एक्स वाई टाइप। तो एक्स जीरो भी होता है, वो ग्रास हॉपर में होता है, मेल में एक्स जीरो होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। तो इसे हमें समझना है। फीमेल में पेयर होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम। अब क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है। कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनके बारे में हमको समझना है। तो कह रहा है मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स इन ए पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने 7 जोड़े कंट्रास्टिंग ट्रेड का मतलब होता है एक दूसरे के विरोधी, विरोधाभास, ये लक्षण लिए थे। जैसे लंबाई है तो चौड़ाई है, एक फूल नीला है तो दूसरा सफ़ेद है, एक बीज हरा है तो दूसरा पीला है, एक सिकुड़ा हुआ है तो दूसरा फूला है, गोल है, झुर्रीदार है। इस तरह से 7 कंट्रास्टिंग पेयर लिए मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में अपने। दूसरा स्टेटमेंट है 7 कैरेक्टर्स एग्जामाइंड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, 1 पी प्लांट्स वर सीड शेप एंड कलर। तो कौन से 7 लिए थे? उनमें सीड का शेप था, कलर था, फ्लावर का कलर था, पॉड का शेप और कलर था, फ्लावर की पोजीशन और स्टेम हाइट थी। तो ये 7 चीज़ें हमको बता रहा है कि ये 7 चीज़ें ली गई थी। तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में देखिए स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर, ये 7 ली गई थी और 7 हमको यहाँ पर बताई जा रही।
सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट। तो 7 की सातों लिखी गई हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड हमारे दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो यहाँ पर जो है सातों सारे हमारे वो हो जाएंगे। अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में हमने देख लिया, सातों लक्षण दिए गए हैं। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। तो ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट हमको बताना है। तो ये हमारा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ी थी वो हो जाएगी। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया ये सब रिसेसिव थी। तो ये बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, थैलेसीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर that is it occurs due to the presence of autosomal linked dominant trait। तो ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट में ये स्थिति बनती है हमारी। तो ये एनसीईआरटी में दिया भी गया है। तो हमने पढ़ाते समय मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी को अंडरलाइन कराया था। एनसीईआरटी आप पढ़िए अच्छे से, तो वहाँ ये बात समझ में आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो असर्शन और रीजन के रूप में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। असर्शन में कह रहा है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो कह रहा है कि मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है वो सही नहीं फिट बैठेगा अगर किसी क्रोमोसोम पर, सेम क्रोमोसोम पर पास पास स्थित जीन हो। दूसरा कह रहा है क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ये दो विकल्प हमको दिए गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब सेम क्रोमोसोम पर जीन पास पास होती हैं तो उनमें लिंकेज की स्थिति बन जाती है, सहलग्नता की। और अगर सहलग्नता होगी तो जीन साथ साथ जाएंगी, स्वतंत्र रूप से अलग अलग नहीं हो पाएंगी। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो नियम है मेंडल का वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए ये हमारा करेक्ट हो गया, सही बात बता रहा है कि अगर क्लोजली रिलेटेड सेम क्रोमोसोम पर ज़्यादा पास पास लोकेटेड होगी तो लिंकेज की कंडीशन होगी, तब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र रूप से अलग जाने वाली स्थिति नहीं बनेगी। तो ए करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है कि क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। कह रहा है पास पास स्थित जो जीन है वो स्वतंत्र रूप से अपना मतलब जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, क्लोजली रिलेटेड में लिंकेज हो जाता है, स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करती हैं। तो इसलिए ए तो करेक्ट है, बी वाला हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। यानी असर्शन तो सही है लेकिन उसका रीजन गलत बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि क्लोजली लोकेटेड जीन डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो एकदम पास में स्थित जीन होती हैं उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं देखने को मिलता। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड गुड फॉर दोज जीन विच आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। जो अलग अलग क्रोमोसोम में होंगी, पास पास नहीं होंगी, उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को मिलेगा। तो सी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है इफ 8 ड्रोसोफिला इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइज ड्यूरिंग ए वीक।
कह रहा है कि अगर 8 ड्रोसोफिला हैं किसी लेबोरेटरी में, इन 8 if 8 ड्रोसोफिला in a laboratory population of 80 dies during a week, कह रहा है द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन इज इंडिविजुअल पर ड्रोसोफिला पर वीक। तो देखिए 80 की पॉपुलेशन है ड्रोसोफिला की और 8 मर रही हैं ड्यूरिंग ए वीक, एक सप्ताह में। तो कह रहा है द डेथ रेट इन ए पॉपुलेशन इज, तो डेथ रेट क्या होगी, इंडिविजुअल पर ड्रोसोफिला पर वीक। तो जो मृत्यु दर है पर ड्रोसोफिला पर वीक यानी प्रति ड्रोसोफिला प्रति सप्ताह, वो क्या होगी, हमारी डेथ रेट हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको हमें ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर ए विकल्प हमारा करेक्ट है 0.1। अब कैसे करेक्ट है इसको हम लोग समझेंगे। तो 8 मर रही हैं 80 में, तो जाहिर सी बात है कि 8/80 यानी 0.1 आएगा। तो वही हो गया, कम बटे ज़्यादा जो हमने आपको बताया था। तो कह रहा है इफ 8 ड्रोसोफिला इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइज ड्यूरिंग ए वीक, द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन इज 8/80। मतलब 8 मर रही हैं, पूरी 80 हैं, तो 8/80, तो 0.1 इंडिविजुअल पर ड्रोसोफिला पर वीक। तो 0.1 ड्रोसोफिला प्रति सप्ताह प्रत्येक इंडिविजुअल के हिसाब से मर रही है। तो 0.1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहा है कि इफ़ ए कलर ब्लाइंड फीमेल मैरिड ए मैन हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। तो कह रहा है एक कलर ब्लाइंड फीमेल है, उसकी एक आदमी से शादी, इफ़ ए कलर ब्लाइंड फीमेल मैरिड ए मैन हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। एक कलर ब्लाइंड जो है फीमेल है, उसकी एक आदमी से शादी कराई जा रही है जिस आदमी की मम्मी में कलर ब्लाइंड बीमारी थी। तो कह रहा व्हाट आर द चांस ऑफ हर प्रोजेनी हैविंग कलर ब्लाइंड। तो उसके बच्चों में कलर ब्लाइंड होने की क्या संभावना। तो फिर हम वैसे बना करके करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग करेंगे। तो कलर ब्लाइंड फीमेल है, तो जाहिर सी बात है कि ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, तब सेक्स क्रोमोसोम में होगा तभी तो आगे जाएगा। ऑटोसोमल नहीं, सेक्स क्रोमोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो जब दोनों में ही होगा तभी ये अपने लक्षण प्रकट करेगा, क्योंकि रिसेसिव है। तो देखिए फीमेल में दोनों में कलर ब्लाइंडनेस के जीन है, तब जाके महिला कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी से ग्रस्त है, नहीं तो ये कैरियर हो जाती, वाहक, इनमें लक्षण नहीं दिखता। और जो हमारा ये मेल है, तो मेल के बारे में देखिए कह रहा है कि मैन हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। तो एक आदमी है उसकी माँ कलर ब्लाइंड, तो इसका मतलब माँ एक्ससी वाली रही होगी कलर ब्लाइंड, और जब बच्चा पैदा होगा तो उसमें XY जीन होंगे। अब दोनों चूंकि माँ के कलर ब्लाइंड हैं तो 2 गैमीट बनेंगे, तो दोनों ही एक्ससी वाले बनेंगे। तो जो बच्चा होगा उसमें एक एक्ससी जरूर जाएगा, यानी कलर ब्लाइंड का जीन जरूर जाएगा। तो जो ये मैन है ये खुद ही जो है XCY वाला होगा, इसको ध्यान देना। तो अब यहाँ पर देखें, जब XC जीन होगा तो चूंकि Y अलग है X से, एक ही तरह का नहीं है, इसलिए इसमें ये कलर ब्लाइंड का लक्षण शो होगा। तो ये XCY XC इसको ऐसे ही बना देंगे हम लोग। तो ये XCY XC तो XCY और XCY। तो देखिए जो फीमेल है उनमें दोनों में XC है। तो देखिए महिला भी हीमोफिलिक होगी
क्योंकि दोनों क्रोमोसोम में हीमोफिली नहीं, कलर ब्लाइंड, तो दोनों में चूंकि कलर ब्लाइंड के जीन हैं इसलिए महिला भी होगी, और पुरुष में चूंकि एक में ही कलर ब्लाइंड के जीन है लेकिन दूसरा एक्स के अलग वाई है, तो इसलिए इसमें भी लक्षण शो करेंगे, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है हमारा। तो इसलिए महिला पुरुष सारे हीमोफिलिक हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो आल प्रोजेनी आर कलर ब्लाइंड, सब कलर ब्लाइंड होंगे, तो इसलिए हमारा डी विकल्प 100% वाला करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।